जय भारत बच्चा पार्टी। लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर, और या फिर मिडल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इस वाली क्लास में देख लेते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है। तो पिछले वाले प्रॉब्लम में और इस वाली में प्रॉब्लम में क्या फ़र्क है, मतलब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है और ग्रेटेस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है वो पहले समझा देते हैं। जैसे कि आप लोग अब अगर समझो इसका एक्सपेंशन करोगे, ये प्लस एक्स, इसका पावर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा समझो इसे। तो इसका जब एक्सपांशन करोगे तो कैसा आएगा, ये समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू जीरो से लेकर एन तक चला जाएगा ये। और यहाँ पे आएगा एन सी आर, और ये का पावर कितना होना चाहिए, एन माइनस आर इंटू होगा एक्स का पावर आर, ऐसा होगा बराबर है क्या। अब इसमें जो होगा ना, अगर तुमको सिर्फ बोला गया है कितना बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सिर्फ अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोला जाता है तो ये जो टर्म होती है एन सी आर वही होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है ना। अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए तो कितना होगा, ये एन सी आर होगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर किसी ने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म, अगर ऐसा बोला समझो, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म बोला का मतलब कितना हो जाएगा फिर, तो ये जो टर्म होगी वो कितना होगी, ये इतना होगी एन सी आर इंटू ए का पावर एन माइनस आर। मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना वो क्या होगा, ये होता है इसका ग्रेटेस्ट न्यूमेरिक टर्म। ठीक है ना। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ ये वैल्यू अगर ज़्यादा होती है समझो, ये अगर एन सी आर अगर ज़्यादा होती है, ये वाला अगर ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो ये पूरा टर्म ज़्यादा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एन सी आर अगर ज़्यादा है तो ये ए का पावर एन माइनस आर ये पूरा मिला के ज़्यादा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो वही समझा रहा है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए तो दो चीज़ों को समझ लो कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब होता है सिर्फ एन सी आर, यहाँ पे जो कांस्टेंट मल्टीपल में उसको इग्नोर मारो, फिर सिर्फ एन सी आर की जो वैल्यू होती है वही होती है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है ना। और अच्छा, एक और चीज़, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब आएगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये जीबीसी का मतलब कितना हो गया, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये एन के ऊपर डिपेंड करेगा। एन अगर इवन होता है तो एन सी एन बाई टू ये होता है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर। और अगर एन अगर ऑड होता है तो उसमें दो दो जो टर्म्स होते हैं, दो जो है टर्म्स है वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ जाते हैं बराबर है क्या। ये हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था। फिर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार इसको लिख ही लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब होगा, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, ये बनेगा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है। तो आप देख लो इसके अंदर क्या बन जाएगा वैसे ये, तो एन अगर ऑड होगा, एन अगर ऑड होगा तो इसके अंदर दो रहेंगे, और एन अगर इवन होता है तो इसके अंदर एक ही रहेगा। एन अगर ऑड होगा तो दो रहेंगे, एन अगर इवन होगा तो एक ही रहेगा, सीधी सी बात है। ठीक है। एन अगर ऑड होगा तो कौन से रहेंगे, एन सी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू ये वाला टर्म, और एन सी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये जो होगा वो होंगे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसके अंदर, एक प्लस एक्स का पावर एन के अंदर। सिर्फ अपने को देखना है किसके ऊपर, उस वाले केस में एन सी आर को ही देखना है, इसके साथ मल्टीपल में जो नंबर्स है उसको नहीं देखना है। ठीक है। और जब एन इवन होगा तो कौन सा होगा, एन सी एन बाई टू ये होगा इसका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर क्या। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसकी मल्टीपल में कोई अगर नंबर्स होते तो उसको तो इग्नोर ही मारना है इसको। ठीक है, इसको इग्नोर मारना है, बस सीधी सीधी क्या करना है आपको, एन सी आर का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा वो देखना है। ठीक है। और लास्ट वाली क्लास में हमने ये बोला था कि ये जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ जाता है कहाँ पे आता है, ये आ जाता है एक्सपांशन के मिडल टर्म पे, ये आता है कहाँ पे, मिडल टर्म पे आ जाता है। ठीक है। और ये भी कौन सा होगा, ये होता है मिडल टर्म, इसलिए हमने क्या निकाला था लास्ट वाली क्लास में, मिडल टर्म निकाला था। मिडल टर्म पे क्या होता है कि उसका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिडल टर्म पे होता है। ठीक है। और एक बात समझ लो कि अगर मिडल टर्म अगर क्या बोलते हैं कि दो है, या फिर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर दो है तो इसका मतलब कितना आएगा कि एन जो होगा वो ऑड होगा, और मिडल टर्म अगर सिर्फ एक ही होता है तो इसका मतलब कितना होगा कि एन जो होगा वो इवन होगा। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो बोला गया है ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब कितना होता है कि इसको पकड़ो और इसके साथ ले लो। ठीक है। मतलब इसका जो मैक्सिमम आंसर आता है कब आता है देखना होता है, मतलब एक्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब पूरे का जो मैक्सिमम आंसर है कब आएगा वो देखना होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो,
वन प्लस एक्स का पावर 7 है, इसका ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी इसके अंदर अगर देखना है, कब एक्स की वैल्यू जब 1/2 होती है तो क्या निकाला हमने 7c, फर्स्ट टर्म कितना आया 7c0 आएगा जो कि 1 है। सेकंड टर्म कितना आया 7c1 आया जो कितना आता है 1/2 आएगा। फिर 7c2 कितना आएगा 7c2 कितना आएगा 7c2 तो कितना आया वो तो आया ये मतलब ये टोटल ना T3 कितना आएगा 7c2 1/2 का पावर 2 कितना है 21/4 आ गया। फिर T4 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, T5 ये आ गया, T6 ये आ गया, T7 ये आ गया, T8 ये आ गया बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देख लो ये जो 1 है इसके बाद कितना है 7/2 है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये कितना है 21/4 है तो ये हो जाएगा शायद 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और ये कितना है 35/8 है, 35/8 कितना होगा तो ये 4 पॉइंट समथिंग होगा बराबर है क्या। और इसके बाद देख लो ये तो और भी कम हो गया, ये और भी कम होगा, ये और भी कम होगा, ये और भी कम होगा। मतलब क्या हो रहा है कि सीरीज जो है ना किस हद तक इंक्रीज कर रही है, बाद फिर से डिक्रीज कर रही है बराबर क्या। तो यहाँ पे इसके बीच में कहीं ना कहीं मुझे क्या मिलने वाला है ग्रेटेस्ट टर्म मिलने वाली, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म मिलने वाली है ठीक है ना। और वो टर्म कौन सी है इस वाले केस में ये 3 है ठीक है ना। T3 इसमें क्या है, ये क्या है कि ग्रेटेस्ट बाय ग्रेटेस्ट कैसे है ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म है T3 बराबर है क्या। अब ये T3 जो है वो मिडल टर्म नहीं है, ध्यान रखो इसमें T3 मिडल टर्म नहीं, मिडल टर्म तो कौन है इसके में T4 है ना। और यहाँ पे देख लो T4 का जो अच्छा एन कितना है 7 है बराबर ना, तो एन 7 है तो इसमें दो जो होंगे मिडल टर्म्स रहेंगे कौन से, देखो T4 भी रहेगा T5 भी रहेगा, क्यों क्योंकि इसमें से 3 ये छोड़ दो और ऊपर के 3 छोड़ दो तो ये दोनों क्या है इसके मिडल टर्म्स है बराबर क्या। और यह मिडल टर्म पे इसका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है कितना है सबसे बड़ा रहेगा 7c3 और 7c4, ये वैल्यू निकाल के देख लो, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी और सबसे बड़ा यही रहेगा। लेकिन इसके मल्टीपल में ये जो आया ना उसकी वजह से इसका आंसर अभी घट रहा है आगे जाके ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये मल्टीपल में आएगा तो शायद मिडल टर्म में ही ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म आएगी, ये ज़रूरी नहीं है, वो कहीं पे भी आ सकती है। तो आपको उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल की कोएफिशिएंट एक अलग चीज़ है और ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म जो है उसके साथ में जो एक्स होगा और ये जो ये होगा उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, ये सीधी सी बात ठीक है। ओके तो अब वो कैसे निकाले, ठीक तो ऐसा कर लेते हैं कि ए प्लस एक्स है इसका पावर कितना एन के बराबर है ठीक है। अब इसमें इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें इसका जब एक्सपेंशन करोगे ना तुम तो क्या आएगा, जैसे ऊपर जो लिखा था पहला टर्म फिर कुछ दूसरा टर्म फिर तीसरा टर्म ऐसे ना। फिर इसके बीच में क्या आएगा कि ऐसा एक TR एक आएगा, फिर TR+1 एक आएगा, फिर TR+2 एक आएगा, ऐसे चल जाएगा कहाँ तक फिर TN तक ठीक है। ऐसे मतलब क्या होगा कि T1 से लेकर अच्छा ये n+1 तक होना चाहिए ना, क्योंकि n+1 टर्म्स रहेंगे ना इसके अंदर, n+1 रहना चाहिए। तो 1 से लेकर n+1 तक इतने टर्म इसके अंदर अवेलेबल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज कर लेता हूँ कि जो TR+1 जो है ना इसमें मैक्सिमम टर्म है, ये कैसी है, ये है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो NGT बोल देते हैं हम लोग ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ये होगा इसका सबसे ज़्यादा टर्म बराबर। TR+1 जो है सबसे ज़्यादा इसमें अगर उसकी वैल्यू होगी तो इसका मतलब ये हुआ न्यूमेरिकल का मतलब कितना है कि साइन को इग्नोर मारना है तुमको बराबर। TR+1 इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल देखना है अपने को, इसमें वैल्यू तुम्हें जाना ही नहीं है, तो न्यूमेरिकली क्या होगा TR+1 की जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा होना चाहिए या फिर इस TR के बराबर आएगा, शायद दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो ये ज़्यादा होना चाहिए TR से बराबर क्या, एक तो ये होना चाहिए। अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है मतलब ये जो टर्म होगी सारे टर्म से ज़्यादा होगी, मतलब इसके पहले वाले से ज़्यादा होगी ठीक है ना। मतलब क्या होगा कि यहाँ तक जो सीरीज़ है यहाँ तक सीरीज जो होगी कैसे होगी इंक्रीज होती जाएगी, मतलब ये जो टर्म्स वो की वैल्यू जो है यहाँ तक इंक्रीज होना चाहिए। अगर ये सबसे ज़्यादा है तो इसके बाद फिर से डिक्रीज होना चाहिए ना, ऐसा समझ में आ रहा है क्या, फिर से डिक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि TR+1 की जो मैग्नीट्यूड है ये किससे ज़्यादा होगा, ये TR+2 से भी ज़्यादा ही होगा ठीक है, या इक्वल हो सकता है। समझ में आ रही क्या, तो ये दो कंडीशन जिस आर को सेटिस्फाइड करेंगे ना तो क्या होगा आर हमारा वो होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब वो एट्रीब्यूट होगा ठीक है ना। तो ये निकाल देना हमारा काम है। तो देख लो यहाँ पे कितना आएगा TR+1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा TR आ जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ये कितना आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लो ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर, तो TR+1 सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा इसका, तो इसके लिए आएगा NCR बराबर है क्या, ए का पावर हो जाएगा n-r और इधर कितना आएगा x का पावर हो जाएगा r टोटल डिवाइड बाय ये कितना आना चाहिए NCR-1 और होगा ए का पावर होगा n-r
आर प्लस वन और इधर कितना आना चाहिए, एक्स का पावर हो जाएगा आर माइनस वन। तो ये बन गया, बराबर है क्या? तो ऐसा बन जाएगा। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन होना चाहिए। ठीक है, एक कोई सॉल्व कर लेते तो भी बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये जो टर्म है ना, ये दो लगातार कैसे है, ये दो लगातार है कंजिक्यूटिव टर्म से, बराबर। तो इसका जो डिवीजन आएगा कैसा, आर माइनस वन तो ऊपर चला जाएगा और जो आर है वो नीचे आएगा, और जो छोटी वैल्यू है उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, एन को माइनस करना पड़ेगा। तो ये एन माइनस आर माइनस वन ये सब बन गया। ठीक है, इन दोनों का रेशियो। फिर आप देख लो, ये एन माइनस आर यहाँ पे एन माइनस आर प्लस वन है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो नीचे बच गया ए। ठीक है, नीचे बच गया ए। अब देखो यहाँ पे आर माइनस वन है, ऊपर आर है, तो इसका मतलब ये कैंसिल होने के बाद ऊपर बचेगा एक्स का पावर वन। ठीक है, और इसका है मैग्नीट्यूड, इसका है मैग्नीट्यूड, और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन आना चाहिए। अब देख लो आर जो होगा वो तो एन से छोटा ही होगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये जो टर्म है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो टर्म है ना, ये वाला इधर का, ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एन प्लस वन ये होगा माइनस आर डिवाइड बाई कितना होगा आर। ये पॉजिटिव है, मैं इसको मॉड नहीं लगा रहा हूँ। क्यों नहीं लगा रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? ये पॉजिटिव वैल्यू को मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक्स प्लस ये जो है ना वो पता नहीं कितना हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ, क्योंकि एक्स निगेटिव हो सकता है, फिर ये भी निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो अब ये देख लो कितना हो रहा है। फिर अपने को आर की वैल्यू निकालना है, बराबर, ये दिमाग में रखो। तो आर की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे एन प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना होगा आर, ये होगा माइनस वन। ठीक है, ये हो गया इसका। अब ये गर्दन और इक्वस्ट कितना आना चाहिए, ये जो टर्म है ना उधर लेके जाओ, ये बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, ए बाई एक्स ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव वैल्यू से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इनइक्वालिटी के उस साइड लेके जा सकते हैं। कौन सी वैल्यू को नहीं ले जा सकते, जिसका साइन अपने को मालूम नहीं है, बराबर क्या? हम लोग पॉजिटिव कोई नंबर होता है तो भी उसको ले जा सकते हैं, नेगेटिव कोई वैल्यू होता है तो भी उसको ले जा सकते हैं, बराबर क्या? जिसका साइन अपने को मालूम नहीं उसको नहीं ले जा सकते। और यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स बाई ए का जो साइन है वो तुमको मालूम है कितना है, पॉजिटिव, तो उधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि वन अपॉन मॉड ऑफ ए बाई एक्स बाई ए लिखो, या फिर मॉड ऑफ ए बाई एक्स लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। बस ये वन को इधर भेज दो। जब वन को उधर भेज दिया है तो तुमको क्या मिल जाएगा, फिर ये ऐसा मिल जाएगा, एन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन डिवाइड बाई आर, और ये कितना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ कितना, ये डिवाइड बाई एक्स, और होगा ये प्लस वन। ठीक है, तो आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, आर उधर चला जाएगा, आर इधर जाएगा, और ये इधर इधर आ जाएगा, तो आर लेस देन और इक्वल कितना आ जाएगा, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना आना चाहिए, ये आएगा ए डिवाइड बाई एक्स प्लस हो जाएगा वन, ऐसे। ठीक है, तो ऐसा बन गया ये। ठीक, तो आर की वैल्यू कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइड बाई ये बाई एक्स प्लस वन, ये होगा। मतलब आर की मैक्सिमम वैल्यू एन प्लस वन डिवाइड बाई ए बाई एक्स प्लस वन के बराबर हो सकती है, या फिर उससे कम हो सकती है। ठीक है, तब जाके क्या होगा कि इस जगह पे क्या होगा, इस आर के, ये आर की ऑप्टिमम पोजीशन है। अगर हमने आर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, तो कितना होगा कि टी आर प्लस वन, ये जो टर्म होगी वो होगी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये होगी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे आर डायरेक्ट यहाँ पे टी आर लिख देते हैं, टी आर नहीं है। देखो ना, हमने कौन सा नंबर ले लिया था, हमने नंबर ले लिया था, चलो यहाँ पे अगर आपको अगर लिखना था तो ये आर, इसमें इसको टी आर को भी मैक्सिमम कर सकते थे तुम। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग टी आर प्लस वन यूज़ कर लिया ना, तो टी आर प्लस वन यूज़ करो, तो यहाँ से तुम आर निकाल दो, आर निकालने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे रख दो, तो टी आर प्लस वन ये होगा तुम्हारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, समझ में आ रही क्या क्या किया हमने? तो ग्रेटेस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है कि पूरा एक्स का और ये जो वेरिएबल यहाँ पे रहेगा उस सब का कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके अंदर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड अब सबसे बड़ा होना चाहिए। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी हमने देखा था, उस ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ अगर कोई ये को और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि मतलब वहीं पे उसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, उसके लिए ये प्रॉब्लम हमने देखा था। वन प्लस एक्स का पावर सेवन इक्वल कितना है, इसका जब एक्सपेंशन करेंगे, जब एक्स की वैल्यू कितना रख देंगे, वन बाई टू रख देंगे, तो होगा क्या कि T4 और T5 ये क्या है, इसके मिडल टर्म है, मतलब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये है T4 और T5। लेकिन यहाँ पे इसका मैक्सिमम टर्म नहीं आ रहा है, ग्रेटेस्ट टर्म नहीं आ रहा है यहाँ पे T4 या T5 पे, वो तो कहाँ पे आ रहा है, T3 पे ही आ रहा है, मतलब किसी और ही जगह पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है ना आपको, क्या होगा उसमें, इसमें होगा ये कि क्या बोलते हैं उसको,
ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब मिडल टर्म ही इसका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट आए, बस ऐसे। समझ में आ रही बात आपको? ओके, इसके बाद अब वो कौन सा टर्म होगा वो कैसे ढूंढेंगे? तो पहले तो ए प्लस इसका पावर n है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुमने लिख दिया, मतलब एक्सपांशन कर दिया, बराबर। T1 T2 T3 ऐसा, तो मैं मिडल का एक टर्म कौन सा अभी Tr+1 जो है मैक्सिमम टर्म मान रहा हूँ। मैक्सिमम टर्म मतलब कैसा कि इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऐसा मान के चल रहा हूँ, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऐसा। तो अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उस Tr से भी ज़्यादा होना चाहिए और Tr+2 से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए हमने ये कंडीशन बनाया और ये कंडीशन बना दिया, ठीक है। अब किसी भी एक को सॉल्व कर लो, तो ये Tr जो है इसको इधर लेके आ सकते क्या? बिल्कुल आ सकते, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड के अंदर लिखा है तो पॉजिटिव होगा ना। तो इसको ले लो इधर, इधर लेने के बाद Tr+1 डिवाइड बाई Tr होगा। तो Tr+1 निकाल दो, कितना आएगा? NCr ए का पावर n माइनस आर एक्स रेज टू आर। और Tr कितना आएगा? NCr-1 ए का पावर n माइनस आर प्लस वन एक्स का पावर r माइनस वन। तो अब ये जो है इसका जो रेशियो आएगा वो तो इतना आएगा, और इसमें से एक्स बाई आ गया। अब जबकि r-1 जो है n से कम है, तो इसका मतलब, और r जो है NCr में यूज़ होता है, r तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये अगर हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसको मॉड नहीं लगाएंगे। इसको मॉड नहीं लगाया तो बाकी मॉड इसको लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स बाई ये जो है एक्स की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ए की वैल्यू भी पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है। तो यहाँ पे तुमने क्या लगा दिया? इसका मॉड लगा दिया, सही है, मॉड लगा दिया। तो अब देख लो कितना होगा, ये वाला टर्म देख लो, अब n+1 डिवाइड बाई आर माइनस वन, n+1 डिवाइड बाई आर माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाओ कि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, उधर भी जा सकता है। तो ये बाई एक्स बनेगा, तो वन को उधर लेके जाओ, फिर ये बाई x+1, फिर यहाँ से आर को उधर ले जाओ और इसको इधर लेके जाओ, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू मैक्सिमम कितना होना चाहिए? n+1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए बाई एक्स प्लस वन ऐसा। और उस वाले केस में जब यहाँ से जब आर निकालोगे तो हमारा ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा? Tr+1, ये होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। ओके, अब कुछ नोट्स लिख लेते हैं। अब ये जो वैल्यू है n+1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना, n+1 मॉड ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड प्लस वन, ये जो टर्म है वो कैसा, अगर इंटीजर अगर हो जाता है, ठीक है, इंटीजर अगर होता है तो इसका मतलब ये होगा कि Tr एंड Tr+1 ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, ठीक है। ये अगर इंटीजर हो जाता है तो तुम Tr निकालो या फिर Tr+1 निकालो, दोनों के दोनों क्या होंगे? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, ठीक है। कब? जब n+1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए बाई एक्स प्लस वन, ये अगर इंटीजर होता है तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ए प्लस एक्स, इसका पावर कितना? n, इसके अंदर की बात कर रहा हूँ। क्या करोगे तुम? ये जो n है ना उस पर वन ऐड कर लो, ये ऊपर लिखो, डिवाइड बाई ये जो कांस्टेंट है डिवाइड बाई एक्स, ये होगा ऐसा, और इसका मॉड लेना पड़ेगा तुमको और प्लस वन करना पड़ेगा। इसका जो वैल्यू है अगर ये परफेक्ट इंटीजर होता है तब जा क्या करो तुम, तब जा क्या करो, तब जाके क्या होगा कि ये दो टर्म्स मतलब Tr और Tr+1 जो होंगे ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म्स होंगे, ठीक है। और अगर ये इंटीजर नहीं होता है तो तुम क्या करो? इसका बॉक्स लगा दो। अगर ये अंदर का पार्ट अगर इंटीजर नहीं है तो, लेकिन आर तो मुझे इंटीजर ही चाहिए, तो तब जाके इसका क्या लगा दो तुम? बॉक्स लगा दो। बॉक्स मतलब क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म निकाल दो इसका। ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म निकालने के बाद कितना आएगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो ना, तो इसका मतलब कितना आएगा कि ये जब आर के साथ आर के बराबर आ गया तो Tr+1 ये जो होगा इसका ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग Tr+1 की बात कर रहे हैं, आर डायरेक्ट नहीं होगा, Tr+1 ये होगा ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म, ठीक है। समझ मेरी बात आपको? यहाँ पे Tr+1 है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये Tr+1 है, ये आर निकाल दो यहाँ से, फिर ये Tr+1 ये न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म होगा, ठीक है। ओके, आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये √3 है, √3 का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, क्योंकि ये तो सबके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। तो जो भी टर्म होगा ग्रेटेस्ट टर्म वो तो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ये जो अंदर जो लिखा है एक्सपेंशन उसके ऊपर, ठीक है ना। तो तुम इसका जब एक्सपेंशन कर रहे हो ना तो ऐसा मान के चलो कि इसमें से Tr+1 ये जो टर्म है वो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ऐसा NGT है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, ऐसा मान के चलो। तो अगर ये टर्म अगर सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि Tr+1 की वैल्यू Tr से भी ज़्यादा होगी और Tr+2 से भी ज़्यादा होगी, बराबर क्या? ऐसा होना चाहिए, ठीक है। Tr+1 ग्रेटर देन हो जाएगा कितना? Tr, या फिर Tr+1 डिवाइड बाई Tr की वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, क्योंकि रेशियो वन से ज़्यादा होगा तभी जाके ऊपर वाला टर्म ज़्यादा होगा ना।
ठीक है, एक तो ये कंडीशन होगी, या फिर नहीं, एंड क्या होना चाहिए कि टी आर प्लस वन डिवाइडेड बाय टी आर प्लस टू, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, वन से ज़्यादा ही होना चाहिए, दोनों भी टर्म्स कैसे होना चाहिए, वन से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ऊपर वाला जो टर्म है वो ज़्यादा बनेगा इससे भी और इससे भी। ठीक है, तो बस अब आर की वैल्यू निकालने की दिक्कत है। आर कैसे निकालोगे, फिर यहाँ पे एक्सपेंशन लगा दो, क्या था ये, वन प्लस वन बाय रूट थ्री, इसका पावर कितना है, 20 के बराबर है शायद। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आर बनेगा, फिर वन का पावर तो कुछ भी नहीं है, वन बाय रूट थ्री का पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर बराबर टोटल डिवाइडेड बाई ये इन टी आर कितना होगा, 20 सी आर-1, फिर कितना, वन अपॉन रूट थ्री, इसका पावर कितना हो जाएगा, r-1, ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। सही है, तो मॉड लगाना है तो मॉड लगा लो, लेकिन ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मतलब बनता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब सॉल्व कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये 20 सी आर डिवाइड बाई 20 सी आर-1, तो क्या करोगे, r-1 तो ऊपर चला गया, r नीचे आ गया, और इसमें से 20 में से इसको माइनस करना पड़ेगा r-1 को। ठीक है, तो ये आ गया ऊपर। अब नीचे कितना आएगा, वन बाय रूट थ्री का पावर r-1 है, वन बाय रूट थ्री का पावर r है, तो ये कितना होगा, ये वन अपॉन रूट थ्री, ये बच गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा। आर की वैल्यू निकालना है, आर की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा फिर ये, तो देखो ना कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 21 माइनस हो जाएगा आर, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, आर डिवाइड बाय होगा ये आर, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, रूट थ्री, इक्वल्स टू नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा रूट थ्री। सही है, तो ये आर बाय आर तो वन होता है, वन को उधर भेज दिया, तो आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स कितना आ जाएगा, 21 डिवाइड बाय रूट थ्री प्लस वन, ऐसा आ जाएगा, बराबर है क्या, देख लो अभी ये 21 डिवाइड बाय रूट थ्री प्लस वन, ऐसा बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितना है वो देख लो, क्या परफेक्ट इंटीजर बनता है क्या, परफेक्ट इंटीजर तो बनेगा नहीं, तो नहीं बनेगा तो कितना बन रहा है वो देख लो, रूट थ्री प्लस प्लस नहीं -1 करेंगे तो रैशनलाइज होगा, नीचे कितना आएगा, रूट थ्री का स्क्वायर मतलब हो जाएगा थ्री, और वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, तो कितना आ जाएगा वैसे, लेस देन हो जाएगा 21, और ये होगा 0.73। 0.73 कहाँ से, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.73, -1 कर लिया तो 0.73 हो जाएगा, और टोटल डिवाइड बाई कितना है, टू है, तो टू की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0.36 और समथिंग आगे आ जाएगा। ठीक है, तो तुमको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 21 को मल्टीप्लाई करना है 36 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 36, और यहाँ पे आएगा 6, और ये होगा 7, तो 6 होगा, और ये होगा 9, और होगा 7, जो भी है ना 7.96 ऐसा कुछ नंबर आ रहा है, ये कैलकुलेशन देख लो बराबर है क्या, तो 7.6, तो ये जो वैल्यू आ गई वो तो इंटीजर तो नहीं है, अगर इंटीजर नहीं है तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे तुम, इसका बॉक्स लगाना पड़ेगा, कितना 7.96 बराबर है क्या, तो आर की वैल्यू कितना आ गई 7, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टी आर प्लस वन मतलब कौन सा, T8 जो होगा ये, इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, बराबर है क्या, समझ में आ रहा है क्या क्या किया, तो T r+1 डिवाइड बाई T r का वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू मान लिया, और सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने से क्या मिल गया मुझे, आर की वैल्यू जो है, अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ तो आर, ये टी आर भी जो T r+1 भी जो है मैक्सिमम मिल जाएगा मुझे, बस ऐसा। ठीक है, तो T8 निकाल देना आपको, T8 कैसे निकालोगे, T8 बराबर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये है 20 सी कितना, 20 सी 7 से 20 सी 7, और इसके बाद कितना आ जाएगा, एक्स, एक्स कितना है इसके अंदर, वन ही है, वन का पावर कितना आ जाएगा, 11 है 13 आ जाएगा, और वन बाय रूट थ्री का पावर हो जाएगा 7, ऐसा, ये जो टर्म है वो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इसके एक्सपेंशन में। 20 सी 7 तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, और ये होगा वन बाय रूट थ्री, इसका पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, अच्छा ये हमने जो नोट देखा था ना, ये तो बहुत सारा लंबा कर लिया हमने वैसे, यहाँ पे हमने दो नोट लिखा था बराबर, ये n+1 डिवाइड बाई x+1 क्या वैल्यू इंटीजर है या फिर नॉन इंटीजर है, उसके हिसाब से भी हम लोग इसको बना सकते थे। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ओके, देखो अब क्या होगा, क्या बोला था हमने कि जो मैक्सिमम टर्म होती है ना, मैक्सिमम टर्म का कोएफिशिएंट कहाँ पे आता है, मैक्सिमम टर्म का जो आर आता है कितना आना चाहिए, आर लेस देन और इक्वल टू कितना आता है यहाँ पे n+1, और यहाँ पे कितना आएगा, मॉड ऑफ ए बाई एक्स प्लस हो जाएगा वन, ये हो जाएगा बराबर। एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू है 20।
ठीक है। ए की वैल्यू कितना है, वो तो 1 है। एक्स वैल्यू कितना है, एक तो एक्स वैल्यू है 1/√3, सही है। तो ये वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, तो लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन कितना है 20, तो 20 + 1 तो 21 होगा। ए बाई एक्स की वैल्यू, ए बाई एक्स वैल्यू कितना आ जाएगी, ये मतलब 1 डिवाइड बाई एक्स, एक्स मतलब 1/√3, तो ये हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करोगे, रैशनलाइज करके, तो ये 21 माइनस इंटू हो जाएगा, रूट हो जाएगा 3 - 1 और डिवाइड बाई हो जाएगा 3 - 1, कितना हो रहा है ये वही आ रहा है वैसे, देखो ना ये वही आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है, 21 आ रहा है, और √3 - 1 यही आ रहा था ना, ये वाला आंसर, देखो ये सही है, बराबर है क्या। तो बस यहाँ से भी कितना आ जाएगा, आर जो है, आर कितना आएगा, लेस देन इक्वल 7.96 या कुछ आ रहा था समथिंग, तो परफेक्ट इंटीजर नहीं है, तो इसका बॉक्स लेना पड़ेगा तुमको। बॉक्स लेने से कितना आएगा कि आर की वैल्यू आ जाएगी 7, तो आर की वैल्यू 7 अगर रख देंगे, 7 हो गया, तो लार्जेस्ट टर्म कौन सी होगी फिर, T8 जो होगी वो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म होगी, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 5x का पावर 15 व्हेन x इक्वल्स टू 1/5 हो। तो कौन सी मेथड अप्लाई करना है आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर बनाना है तो बना भी सकते हैं, या फिर जो अभी हमने लास्ट में रूल लिखा था, एक्स कितना, आर जो है लेस देन और इक्वल कितना होना चाहिए, n+1 और डिवाइड बाई कितना आएगा, मॉड ऑफ ए बाई एक्स +1, ऐसा होता है ना। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल देंगे और चेक करेंगे आर कितना रहा है। अगर इंटीजर आ जाता तो दो जो टर्म्स है वो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के होंगे, और अगर इंटीजर नहीं आता तो इसका बॉक्स निकाल दो और TR+1 ले लो, तो होगा इसका ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली टर्म, बराबर ना। तो देख लो कितना आ रहा है फिर इसमें, आर एन के लिए कितना है, 15 है, तो लेस देन और इक्वल टू ये होगा 15 और ये +1, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना आना चाहिए, देखो ये कितना है, ये की वैल्यू है 3, बराबर, ये की वैल्यू 3 है, डिवाइड बाय 5x की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो x की वैल्यू जब 1/5 होगा तो ये बन जाएगा 1, ठीक है। तो इसका लेना पड़ेगा आपको, मॉड लेना पड़ेगा इसे, ठीक है, और प्लस लेना पड़ेगा 1, तो कितना आ रहा है देख लो, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू से जाएगा 16, 16 होगा 4, और ये आ गया कितना 4 के बराबर। इसका मतलब आर कितना आ गया तुम्हारा, 4 आ गया, ठीक है ना। मतलब आर लेस देन और इक्वल टू है, लेकिन इधर जो नंबर आ गया वो परफेक्ट इंटीजर आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा जो TR निकलेगा और TR+1 निकलेगा, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स होंगे, ठीक है ना। तो निकाल दो फिर, TR कैसे निकालोगे, TR निकालने के लिए आर के लिए कितना है, 4 है ना, मतलब T4 निकाल देना है। तो T4 एंड T5 ये दोनों के दोनों टर्म्स निकालो, दोनों की कोएफिशिएंट जो है, दोनों की जो वैल्यू होगी सेम आएगी, ऐसा इसका बोलना है। तो चेक करो बराबर है क्या ये, T4 कैसे निकालोगे, 15 C हो जाएगा 3, 15C3 इंटू कितना, 3 का पावर कितना, 3 का पावर हो जाएगा 15 - 3, ठीक है ना। इसका 15 - 3 मतलब हो जाएगा 12, फिर इंटू कितना -5x, इसका पावर कितना होना चाहिए, इसका पावर हो जाएगा 3, सही है ना। और एक्स एल कितना है, 1/5 है, 1/5 मतलब कितना, वो तो 1 ही बन जाएगा वैसे भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर लो इसको, कितना आया 15C3, और ये होगा 3 का पावर 12, और ये तो बन जाएगा एक्स एल कितना है, 1/5 है ना, तो 5 कैंसिल, तो होगा ये -1 का पावर 3 मतलब होगा माइनस, ठीक है। तो T4 जो आया तुम्हारा, T4 जो आया इतना आया, T4 इक्वल्स हो जाएगा -15C3 और होगा 3 का पावर 12 ऐसे, ठीक है। अब निकाल लेते T5, T5 निकालने के बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो T5 कैसे निकलेगा, देखो 15C4 होगा, फिर होगा 3 का पावर कितना, 3 का पावर हो जाएगा 15 माइनस हो जाएगा 4, इंटू होगा कितना, इंटू हो जाएगा -5x का पावर हो जाएगा 4, सही है। तो 15C4 और 3 का पावर कितना आ गया, ये 15 - 4 मतलब कितना, ये होगा 11, और यहाँ पे -5 का पावर -5 इंटू एक्स कितना 1/5, तो ये तो -1 ही हो गया, तो सीधा सीधा इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। तो देख लो अब ये दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सेम है क्या, दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सेम है क्या देखना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है। ये नेगेटिव तो हम लोग उड़ा देंगे, 15 होगा, बाद में कितना 14 होगा, बाद में होगा 13, बराबर। इसके बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल, 12 13 14 15, सही है। इसके बाद कितना आएगा 15 - 3 मतलब होगा 12 फैक्टोरियल, और इंटू कितना आ जाएगा, ये होगा 3 फैक्टोरियल, सही है। तो ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल, ये कितना है 6 है वैसे, तो ये 6 है ना, तो इसमें से लिख देंगे कैसा 6,
तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो कितना बन गया ये बन गया 35 और ये बन जाएगा 13। 35 × 13 ये आ गया आंसर इसका। और ये 3 का पावर जो है, 3 का पावर जो 12 है वो तो है ही वैसे। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं। 15 × 14 × 13 हो जाएगा 12 इंटू होगा 11 फैक्टोरियल। ठीक है, और टोटल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 - 4 मतलब हो जाएगा 15 - 4 मतलब हो जाएगा 11 फैक्टोरियल और हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 11 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल कैंसिल। ये जो 3 का पावर 11 है वो तो रखा है वही साइड में, उसका मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ अभी। 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 इंटू होगा 3 इंटू होगा 2 इंटू होगा 1, सही है ना। तो ये 4 3 जा होगा ये। ठीक है, और ये 3 ये 5 जा होगा और ये 2 7 जा, ऐसा होगा ना ये। तो ये 35 हो गया इधर से, ये 35 इंटू होगा 3 और एक और 3 यहाँ पे बच गया और यहाँ पे 3 का पावर 11 है, तो टोटल मिला कितना आएगा, 3 का पावर हो जाएगा 12 ऐसे। तो 35 इंटू 13 इंटू होगा 3 का पावर 12। और इधर से कितना आया देख लो, ये तो आया 35 इंटू 13 और ये जो है इसको तो हमने काउंट किया है नहीं ना अभी, इसको भी काउंट कर लो तो कितना है 3 का पावर आएगा 12, तो दोनों सेम ही है ना, सही है। तो ऐसा कब होगा, जब ये जो इंटीजर आया, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है इंटीजर अगर आ जाता है तब जाके क्या होगा कि टी आर और TR+1 ये होंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स, बराबर है क्या। अच्छा, न्यूमेरिकली बोल रहा हूँ मैं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटेस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ अगर सिर्फ ग्रेटेस्ट बोलता ये, सिर्फ ग्रेटेस्ट बोलता, ठीक है, मतलब साइन के साथ, तो देखो ये जो है ना टर्म ये निगेटिव में आ रही है, ये तो टर्म निगेटिव में आ रही है, तो इसका मतलब ये तो अभी ये सबसे छोटी हो गई सब। अगर इसमें सबसे स्मॉलेस्ट टर्म बोलता तो क्या होगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि अब इससे बड़ा तो कोई अमाउंट नहीं रहेगा ना इसमें, इससे बड़ा तो कोई अमाउंट नहीं है, और अगर इससे बड़ा अगर अमाउंट नहीं है तो इसका जब निगेटिव करें तो उससे छोटा कोई नंबर बनेगा नहीं। ठीक है, अगर इसमें बोलता है कि सबसे स्मॉलेस्ट टर्म कौन सी है, तो हो जाएगा इसके साथ, इसको नेगेटिव लगाने के बाद ये वाली जो टर्म है सबसे छोटी है, T4 जो है सबसे छोटी है, और T5 जो है सबसे बड़ी है। कब, जब मैग्नीट्यूड ये उसका अगर साइन भी कंसिडर करना है तो, ठीक है, साइन भी अगर कंसिडर करना है तो ये सबसे छोटी वैल्यू टर्म होगी और ये सबसे बड़ी वैल्यू टर्म हो जाएगी T5। ठीक है, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है तो ये भी बड़ा टर्म है और ये भी बड़ा टर्म है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। साइन वाइज ये सबसे छोटा ये सबसे बड़ा और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के दोनों बड़े, ऐसा होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन हैज़ अ मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू देन द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। बस अभी जो हमने ये बनाया था ना वैसे ही बना लेते हैं। कैसे, मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालना है अपने को, मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। अच्छा, फोर्थ टर्म जो है मैक्सिमम टर्म है, बराबर, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, T4 डिवाइड बाई T3। ठीक है ना, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, T4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा T5, ये भी इसका भी कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आना चाहिए, दोनों के दोनों वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 से ज़्यादा आना चाहिए, बराबर है क्या। तो T4 कैसे निकालोगे तुम, अच्छा यहाँ पे इससे क्या मिलेगा आपको, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से जब ये एक्स की वैल्यू निकालना होगा ना तो सिर्फ इतने से नहीं चलेगा, इससे तो क्या मिलेगा आपको, एक अपर लिमिट या लोअर लिमिट मिलेगा। जब ये भी निकालोगे तो लोअर लिमिट इधर से मिले और अपर लिमिट इधर से मिले, तब जाके दोनों मिला के क्या होगा कि कंप्लीट ये बन जाएगा। ठीक है ना, ओके, तो T4 कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा 10 ना, 10 CR 10C3 बराबर है, इंटू कितना आएगा, 2 का पावर हो जाएगा 10 - 3 मतलब हो जाएगा 7। ठीक है, और होगा कितना 3x डिवाइड बाई 8, 3x डिवाइड बाई 8। ठीक है, 3x डिवाइड बाई 8, इसका पावर कितना आना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। ये तो हो गया ऊपर वाले का, नीचे वाले में कितना आएगा, T3 कितना आएगा 10C2 बराबर है, और 2 का पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 3x डिवाइड बाई होगा 8, और इधर से कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा अपना पावर 2, और इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से कुछ x के लिए कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो कितना है देख लो ये, तो 10C3 10C2 कितना आ जाएगा, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, ये तो 2 ऊपर चला गया और 3 तो नीचे आएगा, बराबर ना, 3 नीचे 2 ऊपर, और ये क्या करना पड़ेगा, 10 में से जो छोटा नंबर है वो घटाना पड़ेगा। ये 2 का पावर 7 है और 2 का पावर 8 है, तो कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन आ जाएगा 2, सही है, और 3x/8 का पावर 2 है, 3x/8 का पावर 3 है, तो इसका मतलब इधर से कितना आ जाएगा, 3x डिवाइड बाई 8 एक बार बचेगा, और इसका आंसर कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। इसका मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा सबसे बड़ा है, ऐसा बोला उसने। अब देख लो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा कितना 8, ये सही है 8 होगा, तो ये जो 8 है और ये 8 कैंसिल होगा, ये
3 जो है और ये 3 कैंसिल होगा। इसका मतलब कितना हो गया कि मॉड एक्स की वैल्यू जो है कितना आना चाहिए, 2 से ज़्यादा आना चाहिए। सही है, 2 से ज़्यादा आना चाहिए। इसका मतलब कितना होगा, एक्स जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक के बीच में होगा, और और 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होगा, बराबर क्या। तो ये हो गया एक्स इधर से, मैंने अभी अभी जो बोला ना कि अपने को इधर से जो है लोअर लिमिट तो मिलेगा, फिर अपर लिमिट मिलेगा, पूरा पूरा ये नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो ना इसमें क्या आ रहा है कि एक्स वैल्यू इन्फिनिटी को भी मतलब इन्फिनिटी तक के नंबर बोल रहा है। जब इन्फिनिटी से छोटा जब नंबर इसके अंदर रखेंगे, इन्फिनिटी से जो छोटा नंबर जब इसमें रखेंगे, तो ये तो T4 तो नहीं होगा ना, वो ग्रेटेस्ट टर्म तो T4 तो नहीं होगा, कोई दूसरी टर्म होगी फिर। ठीक है, या फिर डायरेक्ट क्या लिख दो, चलो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाहर का निकाल के देख लेते हैं, तो उसके लिए वो जो है ग्रेटेस्ट टर्म नहीं बनेगा। चलो इधर से पहले निकालो, ये कितना आ रहा है, ये T4/T5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा फिर इसका, यहाँ से आएगा 10C कितना 3, और ये वही होगा 2 का पावर 7 और होगा 3x डिवाइड बाई होगा 8, इसका पावर कितना आना चाहिए, वो भी आ जाएगा 3, और टोटल डिवाइड बाई कितना, यहाँ पे 10C4 और हो जाएगा 2 का पावर हो जाएगा 6, और 3x डिवाइड बाई 8 का पावर कितना आना चाहिए, वो हो जाएगा 4। ये भी आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और इसका मॉड। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये देखो, ये 4 ऊपर और नीचे आएगा 3, और जो 3 है वो 10 में से घटाना पड़ेगा, तो 10 - 3 ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 2, ठीक है, ऊपर से 2 बचेगा, और नीचे से कितना बचेगा, नीचे से बचना चाहिए 3x डिवाइड बाई 4 ऐसे। ठीक है, और ये कितना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसका मॉड लेना पड़ेगा क्योंकि ये उसके अंदर एक्स इन्वॉल्व है और एक्स पता नहीं कितना होगा। ठीक है ना, तो ये कितना बनेगा, देखो ये 7 बन गया, और ऊपर बनेगा 8, और 8 चो ये हो जाएगा कितना 32, तो ये टोटल बन गया 32। नीचे कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, ये होगा 21, और ये होगा मॉड एक्स, और ये वैल्यू होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो मॉड एक्स को उधर लेके जाओ, तो मॉड एक्स की वैल्यू जो होगी लेस देन और इक्वल टू कितना आना चाहिए, 32 डिवाइड बाई होगा 21, 32 डिवाइड बाई 21 कितना होता है वैसे ये कितना है, ये 2 का पावर कितना है 6, ये वाला लिया हमने 2 ले लिया बराबर, और ये कितना, अच्छा ये 8 है, हाँ ये 8 है, 3x का पावर 3/8 और 3x का पावर 4/8 ना, तो 3x/8 होगा। तो ये 8 जब ऊपर चला जाएगा ना 8, तो इसका मतलब कितना आएगा, ये 64 होगा, ये होगा 64। ठीक है, तो 64/21 यहाँ इधर आएगा 64/21। ठीक है, तो इसका मतलब मॉड एक्स अगर 64/21 है, तो एक्स कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा -64/21 से लेकर 64/21 ऐसा हो जाएगा, और ये क्लोज होगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो है अगर फोर्थ अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए और ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। इसका मतलब जो एक्स है वो इसको भी सेटिस्फाइड करे और इसको भी सेटिस्फाइड करे, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, तुमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, दोनों का जो इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में, और इसके बीच में कितना कॉमन आएगा, -64 डिवाइड बाई 21 से लेकर हो जाएगा -2, ये क्लोज और ये भी क्लोज बराबर, यूनियन कितना आ जाएगा, ये 2 से लेकर हो जाएगा कितना 64 अपॉन हो जाएगा 21। बस ये बन जाएगा इसका सॉल्यूशन। मतलब एक्स अगर इसके बीच में होता है तभी जाके T4 जो होगा तुम्हारा ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म होगा। अगर आपको चेक करना है तो 3 लेके देख लो, 3 के लिए T4 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म नहीं रहेगा, कोई दूसरा टर्म रहेगा। ठीक है, 3 के लिए या फिर 8 के लिए भी देख लेते हैं, 8 के लिए देख लेते हैं तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना। देखो 8 जब लिखेंगे ना इसी में, एक्स के लिए कितना रख देंगे, 8 रख देंगे, तो कितना होगा, ये 8 और 8 कैंसिल होगा, तो 2 + 3 कितना होगा, 2 + 3 का पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। ठीक है ना, तो T4 निकाल दो, कितना आ रहा है इसमें, T4 जो आएगा, T4 कितना आएगा, तो हो जाएगा 10C3, 2 का पावर कितना आ जाएगा, वो आएगा 3 नहीं 7 आ जाएगा, और 3 का पावर कितना आएगा, 3 आएगा बराबर है क्या। अब ये जो वैल्यू है ये इतनी है, अब इसका जो लास्ट टर्म होगा कितना, 5 का पावर 10 होगा ना। सही है, एक टर्म तो 5 का पावर 10 भी होगा, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 5 का पावर 10 आएगा, और 5 का पावर 10 जो है इससे ये 5 का पावर 10 तो इससे बड़ा ही है ना। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है कि जो एक्स जो होगा वो इसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 64/21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जीरो भी नहीं चलेगा, जीरो पे तो भी कितना आ रहा है, ये 2 का पावर 10 आ जाएगा,
देखो कांस्टेंट बन रहा है, मतलब ये कुछ, मतलब ये तो पता चल रहा है कि इसमें से कुछ वैल्यू नहीं आएंगे, इससे कुछ वैल्यूज नहीं आएंगे, मतलब जैसे जीरो नहीं आएगा, बाद में 8 नहीं आएगा, तो कितना आ सकता है? कितना आने के लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा, T4/T3 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या T4/T5 के लिए भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि x के लिए आपको कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ इतने कंडीशन से काम नहीं चलेगा और इतने कंडीशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है, दोनों को भी कंबाइन करना पड़ेगा। ये इससे पहले इसमें करने की ज़रूरत नहीं थी, इससे पहले इस वाले में ये जब हमको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ढूंढना है ना, तो क्या करो कि मतलब यहाँ पे दो जगह से ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये Tr+1/Tr की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0, और Tr+1/Tr+2 की वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल 0, दोनों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि बस ये इंक्रीज करते करते जा रहा हूँ सीरीज को, ठीक है ना। ये इंक्रीज हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है, मतलब इससे बाद ये डिक्रीज करने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये यही वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन जब मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना है ना, तो ये जो वेरिएबल है इधर का भी इफेक्ट करेगा, इधर का भी इफेक्ट करेगा, तो तब जाके दोनों तरफ से मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, समझ में आ रही है बात आपको? ये कैसे ढूंढोगे? जब एक्स की वैल्यू निकालना होगा तो हमको ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, शॉर्टकट से नहीं चलेगा। शॉर्टकट से भी चल जाएगा, लेकिन तुमको इसको भी सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके भी रखना पड़ेगा। जैसे हमने इसको सॉल्व किया था ना, इसको सॉल्व करके रखा है ना हमने, ये वाला, ये जो टर्म आ रही थी कितना आ रही थी, Tr+1/Tr की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आती है, तो ये इसके लिए सॉल्व किया था हमने। वैसे आपको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, Tr+1/Tr+2 का भी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आना चाहिए, वो उसके लिए सॉल्व करके फिर ऐसा एक टर्म बनाना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू कितना इससे कम और आर की वैल्यू उससे ज़्यादा, ये दो रिलेशंस आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन। कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट बोला है, ठीक है ना, मतलब एक्स की वैल्यू पे डिपेंड, मतलब एक्स की वैल्यू जो है ना अब मालूम नहीं कितना है। अब आपको क्या करना है कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ढूंढना है। अब ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट अगर ढूंढना है तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू कितना रख दो, 1 रख दो। समझ मेरी बात आपको? अगर एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या है कि एक्स का इफेक्ट निकल जाएगा ना, तो बाकी जो रहेगा वही उसमें क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या करना है कि ग्रेटेस्ट अगर कोएफिशिएंट ढूंढना है, जब एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं दे दिया, मतलब क्या है कि एक्स का इफेक्ट इसमें नहीं होना चाहिए, एक्स का इफेक्ट इसमें दिखना नहीं चाहिए। तो एक्स का इफेक्ट कब नहीं दिखेगा, जब एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो फिर से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन कितना है, ये 15 प्लस हो जाएगा कितना 1। अब टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये बाई एक्स, ये कितना है, ये तो है 1, और एक्स कितना है, एक्स है 2x/3 है ना, तो डायरेक्ट मैं 2x/3 लिख देता हूँ, 3 को ऊपर भेज देते हैं, तो ये होगा इसका मॉड, प्लस हो जाएगा कितना 1। सही है क्या? ये बन जाएगा n+1 डिवाइड बाई मॉड ए बाई एक्स प्लस हो जाएगा 1। सही है ना? तो अब देखो, अब ये समझने की कोशिश करो। अब ये यहाँ से एक्स की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसमें से आर एक्स कितना होगा वो मालूम होना चाहिए। तो इसने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट अगर चाहिए, तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इसके अंदर चाहिए, तो क्या होगा इसका एक्सपांशन जब करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, मतलब आई आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 से लेकर 15 तक हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 15 CR, और 1 का पावर तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे आएगा कितना 2x/3, इसका पावर भी आर होगा, बराबर क्या। तो ये एक्स के ऊपर, मतलब इसका जो कोएफिशिएंट होगा कितना होगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो इतना है, लेकिन ये सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, टोटल कोएफिशिएंट नहीं है। टोटल कोएफिशिएंट कितना होगा, एक्स का पावर अगर 1 का चाहिए तो कितना होगा 15c1 और इंटू 2/3, ये होगा इसका एक्स का कोएफिशिएंट, कितना आ जाएगा 15c1 और कितना आ जाएगा 2/3 आएगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 20c2 और 2/3 का पावर हो जाएगा 2, ऐसे हो जाएगा। सही है? तो ऐसे कोएफिशिएंट में क्या होगा, ऐसे में चीज़ों में क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट जो है ये इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, बराबर क्या। इसका मतलब ये वैल्यू अगर मुझे चाहिए, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी निकाल लेता हूँ, और अगर एक्स की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो वही मिलेगा ना मुझे, वही तो कोएफिशिएंट मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मुझे इसमें ग्रेटेस्ट अगर कोएफिशिएंट चाहिए, तो मतलब एक्स के बदले मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिल जाएगा कि वो ग्रेटेस्ट के लिए निकल जाएगा यहाँ से। तो आर के लिए कितना लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना हो गया, वैसे 3/2 हो गया, तो हो जाएगा ये 5, और इधर से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो कितना होगा आर के लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 18। तो ये 18 नहीं 32 होगा ना, ये 32 डिवाइड हो जाएगा 5, तो ये 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। आर के लिए कितना आ जाएगी 6 पॉइंट समथिंग। तो 6 पॉइंट समथिंग अगर आ गया तो ये तो परफेक्ट इंटीजर तो है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसका बॉक्स वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कितना है 6 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि T6 नहीं T7 जो है तुम्हारा ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो T6 T7 निकाल के देख लो। तो T7 कैसे निकालोगे, चलो T7 चाहिए अपने को, तो ये होगा T7 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 15
सी हो जाएगा 6 और 1 का पावर तो 15 माइनस सी ये होगा, और यहाँ पे आएगा 2/3 का पावर कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा 6 के बराबर। बस यही होगा इसका ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल कोई टर्म, या फिर ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, जब उसके लिए एक्स की वैल्यू 1 रखना ज़रूरी था। ठीक है, आगे बढ़ो। फाइंड द ग्रेट लॉन्गेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन वेयर एक्स इक्वल्स टू 1/5। मतलब ये इसमें तो दिया जाएगा एक्स की वैल्यू 1/5 है, नीचे वाले में एक्स की वैल्यू 1/3 है, तो इसमें तो आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, आप निकाल दो फिर इसको। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।